हेलो एवरीवन। सो हमने चैप्टर 3 जो है उसका फर्स्ट यूनिट यानी कि प्रोडक्शन वो स्टार्ट किया है और उसके अंदर हमने 3.1 से लेके 3.4 तक यानी कि इंट्रोडक्शन से लेके तो इंटरप्राइज के कंस्ट्रेंट तक इतना पार्ट कवर किया है। एंड द करंट वीडियो वी विल बी गोइंग अहेड विथ इंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। ओके, सो एंटरप्राइज के रिलेटेड हमने तीन चीजें हमको देखनी है, पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंस्ट्रेंट्स और फिर अभी जो देखेंगे वो प्रॉब्लम्स। सो ऑब्जेक्टिव्स मतलब एंटरप्राइज को क्या क्या अचीव करना होता है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। वहां पे हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देखे, जैसे कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन, सोशल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते टाइम पे एंटरप्राइज को किस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ते हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स है, कहाँ पे कमियां है, वो भी हमने देखी। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, बिजनेस कैसे रिएक्ट करेगा, कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, मेरे सप्लायर्स रॉ मटेरियल की प्राइसेस में क्या बदलाव लाएंगे, इसके बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, ये क्या होगी, किस चीज की कमी हो गई, इंफॉर्मेशन की। फिर हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएडिक्वेसी, कि सही ढंग के रोड नहीं है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है। करेक्ट, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का स्टॉपेज आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है रेगुलरली। ये काफी सारी चीजें रहेंगी जिसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। फिर बिजनेस कंडीशंस चेंज होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होगी, इन्फ्लेशन बदलेगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है लोन का वो चेंज हो जाएगा, जो डॉलर टू रुपीज एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाएगा। ये काफी सारी चीजें जो है इसकी वजह से आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके उनको अचीव करने के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाती है ये चीज। करेक्ट, वो सारा पार्ट था रेस्ट्रिक्शंस के अंदर, कंस्ट्रेंट्स के अंदर। अभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ये समझो प्रॉब्लम्स मतलब क्या। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे जो देखने वाले हैं अपन, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको टिक कर दो कि अभी ये देखने वाले हैं अपन, तो अपना माइंड मैप रेडी हो जाएगा कि इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ 3.1.5 यानी कि इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए हेडिंग डालते हैं 3.1.5। 3.1.5 इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स यानी कि एकदम जैसा कॉमन लैंग्वेज में हम जो समझते हैं ना कि समस्या है, कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी दिक्कत है कोई, ऐसा ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स इज लाइक क्या चूज करें, क्या किया जाए, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज। जैसे जैसे एक एक देखेंगे अपन तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हमने ऐसे कुछ चीजों की बात की थी जो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जिसको हम मतलब हमको ये पकड़ के चलना पड़ा था कि हाँ ये तो होने ही वाला है, अभी हम क्या करें आगे। जैसा इंटरेस्ट रेट तो चेंज होगा ही, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ करेगा, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे ये मान के चलना पड़ेगा हाँ भाई वो कुछ ना कुछ करेगा, तो मुझे ये फैक्ट कंसिडर करके फिर मेरी स्ट्रेटेजीज डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहां पे कोई भी फिक्स तरीका नहीं था कि मैं क्या करूं, राइट। बट यहां पे जो देखेंगे अपन प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स के अंदर ये सारी इंटरनल बातें हैं, ये सारी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बातें। देखो कैसे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। द पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। देखो पहला हेडिंग डालो, फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। यहां पे आगे एक स्टेटमेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कहीं एमसीक्यू में वगैरह ये वर्ड्स वगैरह आ जाए। यहां पे लिखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव्स आर multifarious
multifarious and conflicting with each other, conflicting with each other. मल्टीफेरस मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, सबका पर्पज अलग अलग है, सब में करने वाली जो लगने वाली चीज है वो अलग अलग है. एंड कॉन्फ्लिक्ट मतलब कई बार वो एक दूसरे को अपोज करती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल, मुझे अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है तो मुझे प्राइसेस ड्रॉप करनी पड़ेगी. करेक्ट. मार्केट शेयर बढ़ाना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है ना. मार्केट शेयर बढ़ाना है मतलब क्या, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है या नए मार्केट में एंट्री करनी है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस थोड़े कम करने पड़ेंगे ताकि लोगों को बाकी कॉम्पिटिटर से मेरा प्रोडक्ट सस्ता लगे और वो मेरे प्रोडक्ट को बाय करें. बट इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम हो जाएगा और ये तो मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना. तो यहां पे देखो किसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक तो मार्केट शेयर बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट बढ़ेगा. ये दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मार्केट शेयर और प्रॉफिट. यहां पे आ गया मेरा कॉन्फ्लिक्ट. दूसरा एग्जांपल लो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. मुझे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा क्या है, मुझे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है. एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है. बट एम्प्लॉय की अगर सैलरी बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी. कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं होगा. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ये आ गया मेरा कॉन्फ्लिक्ट. सही है. इसी तरीके से आगे अगर बढ़ता हूं मैं, मुझे बहुत बड़ा एक्सपांशन करना है, बड़े पैमाने पे एक्सपांशन करना है, नई फैक्ट्रीज लगवानी है, नई नई मशीनरीज लेनी है, बहुत सारे नए एम्प्लॉयज हायर करने, स्किल्ड एम्प्लॉयज. ये सारी चीजों के लिए मुझे पैसा लगेगा. मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा. बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं तो बैंक को मुझे ब्याज देना पड़ेगा. अब मेरा ये जो एक्सपांशन का ऑब्जेक्टिव है ये आता है ग्रोथ के अंदर. करेक्ट. ग्रोथ किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने देखा था. ऑर्गेनिक के अंदर हमने देखा था, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर कि भैया पहले तो आप सर्वाइवल की कोशिश करते हो, सर्वाइवल होने के बाद में आप ग्रोथ पे आते हो. एग्री. अब इस ग्रोथ के लिए मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा. इसके लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा. इसके लिए मुझे बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट. हो सकता है कि ये इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी ज्यादा हो और ये जो एक्सपांशन में कर रहा हूं, ये मेरा प्रोडक्ट इतने बड़े पैमाने पे अगर मार्केट ने रिसीव नहीं किया, मतलब वो इतना ज्यादा बिका नहीं, मार्केट ने इतना वेलकम नहीं किया इसको, तो मुझे ये इंटरेस्ट देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. और ये इंटरेस्ट अगर मैं नहीं दे पाया तो बैंक मेरी जो एसेट्स है उसके ऊपर कब्जा कर लेगी. और जो मैं ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा था, अभी मेरा सर्वाइवल ही धोखे में आ जाएगा. अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो मेरा सर्वाइवल धोखे में आ जाएगा. राइट. ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल. मेरा नेशनल ऑब्जेक्टिव है, नेशनल ऑब्जेक्टिव कि मैंने मेरे देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए. करेक्ट. सेल्फ डिपेंडेंट नेशन, डिपेंडेंट नेशन. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि चाइना से अगर कोई मैं प्रोडक्ट मंगाता हूं, चाइना से अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो ये चीप है, सस्ता है. और यही अगर मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, तो मान लो ये आ रहा है महंगा आ रहा है, कॉस्टली आ रहा है. अब क्या करूं मैं, बताइए आप. अगर मैं महंगा बनाऊंगा इंडिया में तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. करेक्ट. यहां पे मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहां पे मार खा रहा है. और चाइना से इंपोर्ट करूंगा तो नेशनल ऑब्जेक्टिव मार खा रहा है. गेटिंग मी. सो दिस n number of objectives are there and each and every objective is कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे के साथ. तो इसको बैलेंस करना जरूरी. तो ऊपर एक लिख लो कि ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीफेरस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर.
enterprise face problem, enterprise faces problem regarding finding a balance, between these problems, ध्यान में आ रही बात? चलो ये लिख लो। ये पहली जो लाइन लिखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव और मल्टीफेरस कॉन्फ्लिक्टिंग वगैरह, वो तो आपको लिखना ही है। जो एग्जांपल्स दिए मैंने वो आप आपके तरीके से थोड़ा लिख सकते हो, उसको मॉडिफाई करके शॉर्ट में अगर लिखना है आपको तो आप उसके तरीके से उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट लिखो। चलो सेकेंड लिखो, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू, एक मिनट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू size and location of the plant, location of the plant। यहां पे क्या था, मैं जब मैं 2017 में मैं सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला था ना, उस टाइम पे एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी कि मैं ये सोच रहा था कि ऑफिस कहां पे शुरू करूं। सबसे पहले तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं जालना, जो मेरा होम टाउन है, यहाँ पे ऑफिस चालू करूं, या पुणे जहाँ पे मैंने सारी पढ़ाई करी है, आर्टिकलशिप करी है, वहां पे ऑफिस ज्वाइन करूं, या फिर बैंगलोर जहाँ पे मैंने टीसीएस में जॉब करी थी। मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करता था सीए बनने के बाद में, तो मेरे वहां पे भी नेटवर्क और कॉन्टेक्ट्स बन गए थे। तो मैं जालना में करूं, पुणे में करूं, बैंगलोर में करूं, या फिर मुंबई में करूं जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, करेक्ट। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम था। फिर मैंने सोचा कि हम जालना में करेंगे, मुझे नहीं रहना है बाहर, मैं अपने होम टाउन में रहना चाहता हूँ मेरे फैमिली के साथ में, मैं अकेला बाहर नहीं रहना चाहता। फिर मैंने ये सबको कैंसल आउट किया और मैं आ गया जालना। अब जालना में भी मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। मैं इसको सिटी के अंदर चालू करूं ऑफिस, जहां पे मुझे मतलब आजू बाजू में क्लाइंट्स के बहुत पास में रहेगा ये, करेक्ट। इसको हम बोल सकते हैं नियर टू द मार्केट, कि मेरा जो कस्टमर है, मेरे जो क्लाइंट्स है, उनका जहां पे दुकान है, वो जहां पे नॉर्मली रहते दिन भर, उसके पास में मैं चालू करूं, यानी नियर मार्केट रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम 2 रहेगी, एक पैसा ज्यादा लगेगा, कॉस्टली, दूसरा पार्किंग का अगर इश्यू रहेगा, रोड पे बहुत भीड़ रहेगी आने जाने में, तो वहां से आवाज आना, धूल आना, ये सब कुछ, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम थी, करेक्ट। नियर मार्केट ये मेरे लिए अच्छा था, कॉस्टली, स्पेस सेविंग, ये मेरे लिए प्रॉब्लम था। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, थोड़ा बाहर अगर लूं मैं, तो मेरे लिए क्या था, मार्केट से दूर हो जाएगा, करेक्ट, अवे फ्रॉम मार्केट, अवे फ्रॉम मार्केट। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्टली नहीं रहेगा, थोड़ा सा सस्ता रहेगा, एकदम चीप तो नहीं बोल सकते उसको अपन, बट सस्ता रहेगा थोड़ा सा, करेक्ट, लेस कॉस्टली। और यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा मिल जाएगी मुझे, पार्किंग का कोई टेंशन नहीं रहेगा, और रोड पे आने जाने वाले लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, थोड़ी सी शांति रहेगी, धूल मिट्टी ज्यादा नहीं होगी, ऑफिस साफ सुथरा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो मान लो इसमें से मैंने ऑप्शन चूज किया कि मैं आउटस्कर्ट्स में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सीए के पास में जो है क्लाइंट आते ही, थोड़ा सा दूर भी रहा सीए का ऑफिस तो भी क्लाइंट आते हैं, बट ऑफिस का लोकेशन सही चाहिए। अब यहाँ पे अगर है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस लूं, या मैं ऊपर ऑफिस लूं, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे। इसके क्या फायदे नुकसान है? ग्राउंड फ्लोर पे अगर मैं ऑफिस लेता हूं तो ये कॉस्टली पड़ेगा, ऑब्वियसली, कहीं पे भी देख लो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नीचे प्राइसेस ज्यादा रहेंगी, लेकिन ये इजी एक्सेस रहेगा, इसका क्लाइंट आ गया फटाफट आ गया वो,
ना उसको कोई स्टेयर्स वगैरह चढ़नी है ना कुछ। सेकंड थर्ड फ्लोर पे अगर है तो ये थोड़ा सा चीप तो रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सेस रहेगा, करेक्ट, स्टेयर्स वगैरह चढ़ के आनी पड़ेंगी, राइट। फिर मैंने देखा कि मेरे कॉम्प्लेक्स में तो जहाँ पे मैंने ये किया है वहां पे तो लिफ्ट है, करेक्ट। तो लिफ्ट की वजह से फिर मैंने ये चूज कर लिया कि मैं ऊपर ही बनाऊंगा, सेकंड थर्ड फ्लोर पे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे चूज करना है कि मैं एक शॉप लूं जो 250 स्क्वायर फीट का है, या मैं दो शॉप लूं जो 500 स्क्वायर फीट की है। पहले ये प्रॉब्लम समझो, फिर इसके आगे का भी बोलता हूँ। यहाँ पे आने से पहले मुझे ये पता है कि 250 स्क्वायर फीट का जो शॉप है वो मुझे एक दो साल में छोटा पड़ जाएगा। शुरुआत में तो ठीक है, बट एक दो साल में वो मुझे छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे 250 स्क्वायर फीट में क्या बनेगा, एक केबिन बनेगा, थोड़ा सा बाहर क्लाइंट्स को वगैरह बैठने के लिए जगह बनेगी, और टीम को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बनेगी जहाँ पे दो तीन लोग बैठ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। वही अगर मैं 500 स्क्वायर फुट का लेता हूँ तो यहाँ पे फिर प्रॉपरली केबिन, पेंट्री, फिर मुझे मीटिंग के लिए रूम, जैसे अभी मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अलग केबिन है, यहाँ पे मैं नॉर्मली क्लाइंट्स के साथ में यहाँ नहीं बैठता हूँ, यहाँ पे दूसरी जगह बैठता हूँ। तो ऐसे एक स्पेशल अलग से एरिया, फिर टीम के लिए भी यहाँ पे ज्यादा एरिया बन सकता है बैठने के लिए, अभी 7 8 10 लोग बैठेंगे। तो इसमें से मैं क्या करूं, अब इसमें से कैसे चूज करना है मुझे, वाई दिस इज अ प्रॉब्लम। आप बोलोगे सर जितना बड़ा उतना तो अच्छा ही है ना, बट बच्चों पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो लगेगी ना। 250 स्क्वायर फीट का ऑफिस मान लो मुझे पूरा बनने में, ऐसा पकड़ के चलो 30 लैक्स लगते हैं, जो पूरा शॉप का परचेस हो गया, फर्नीचर, इंटीरियर वगैरह सब कुछ। तो 500 स्क्वायर फीट लेने को तो 60 लैक्स लग जाएंगे ना। तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इसके ऊपर मुझे ज्यादा लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लोन ज्यादा लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई बढ़ जाएगी। तो वो इनिशियली फिर ऑफिस पे प्रेशर आ जाएगा कि इतना कमाना तो जरूरी हो जाएगा भैया, उसके बगैर तो ईएमआई नहीं दे पाओगे, करेक्ट। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज होती है। अब ये अगर दो चीजें आपको ध्यान में आ गई होगी तो इसके आगे का समझो कि यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मुझे एक दो साल तक चल जाएगा, 1 to 2 years। ये जो है 500 स्क्वायर फुट का, ये मुझे मान लो 3 to 5 years के लिए चल जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर मुझे एक्सपांड करना है 3 से 5 साल के बाद में, तो इसके बाजू का ही लग के ही दूसरा शॉप मिलना मुश्किल चीज है ना, क्योंकि किसी ने वो लिया होगा तो वो यूज करेगा उसको। इतना आसान थोड़ी ना होता है कि मैं, जैसे सबसे पहली बार अगर मैं परचेस करने जाऊंगा तो मुझे आसान है कि मैं 2 लूं या 3 लूं, मैं कनेक्ट करके ले सकता हूँ। बट एक बार मैंने 2 शॉप ले लिए, अभी एक्चुअली 2 लिए हमने, तो 2 के बाद में अगर मुझे एक्सपांड करना है तो उसके बाजू वाला ही शॉप मिल जाना ये इतना इजी नहीं है। वहां पे किसी और का बिजनेस रहेगा, अगर वो मान लो बेचता भी है मुझे तो वो ज्यादा भाव से बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इनको जरूरत है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जो मेरा शॉप ले सकते हैं, कहीं और जाके तो लेने नहीं वाले, क्योंकि आधा ऑफिस यहाँ पे आधा ऑफिस दूसरी जगह, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, तो वो ज्यादा भाव पे बेचेगा। फिर मेरे लिए है कि मुझे अगर लॉन्ग टर्म की सोचना है, 10 साल की, 15 साल की, तो मुझे 3 शॉप लेने पड़ेगी, बट 3 शॉप के लिए मुझे 90 लाख का खर्चा आएगा। यहाँ पे अभी मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ 30 35 हजार तक का, वहां पे मुझे ईएमआई और ज्यादा आएगा, 50 हजार के ऊपर चला जाएगा। करेक्ट, गेटिंग मी और नॉट। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स से मुझे गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम काय की हो गई, ये साइज की हो गई, साइज ऑफ द प्लांट, ध्यान में आ रहा है क्या आपको, साइज ऑफ प्लांट। और बाकी इसके पहले की क्या की थी, लोकेशन ऑफ द प्लांट। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है while deciding the size and location of the plant। तो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कोई। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको शॉप लेने नहीं दे रही है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, या कोई बिल्डर बोल रहा है कि नहीं नहीं तुमको तो बेचूंगा ही नहीं मैं, ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, बट वहां पे मैंने क्या डिसाइड करना है। अब ये देखो, ये तो एक छोटे से शॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 1 या 2 शॉप की जरूरत है, और वहां पे मुझे ऑफिस चालू करना है, 8 से 10 एम्प्लॉयज बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा। यही चीज जब किसी फैक्ट्री के बारे में रहेगी, तब सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम आता हो, क्योंकि फैक्ट्री का तो कितने सारे चॉइसेस है। मैं रूरल एरिया में फैक्ट्री चालू करूं, अर्बन एरिया में फैक्ट्री चालू करूं, मेरे रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स है, मेरे जो वेंडर्स है, उनके पास में मैं चालू करूं ताकि रॉ मटेरियल जल्दी से पहुंच जाए, या फिर मेरे कस्टमर जहां पे उसके पास में चालू करूं ताकि मैं डिलीवरी जल्दी दे पाऊं। एमआईडीसी का
एमआईडीसी जो रहता है हमेशा अपने, यहाँ एमआईडीसी होता है ना जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पे मैं चालू करूँ या कहीं और बहुत बड़ी जगह लेके वहां पे मैं चालू करूँ, या इसका प्रोडक्शन में मैं घर पे भी कर सकता हूँ क्या? फिर मुझे गोडाउन के लिए भी जगह लेनी पड़ेगी। फिर कितनी, मैं मतलब लैंड एरिया कितना लेना चाहिए मैंने, 1000 स्क्वायर फुट लूँ या 10,000 स्क्वायर फुट लूँ या 20,000 स्क्वायर फुट लूँ? उसमें भी ऐसा होगा कि एक वन साइज ऑफ प्लांट जो भी है, समझ लो एक एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं 5,000 स्क्वायर फुट का अगर जगह लेके वहां पे फैक्ट्री और गोडाउन सेटअप करता हूँ, हो सकता है ये 1-2 साल के लिए मुझे ठीक लगे, बट उसके बाद में मुझे एक्सपांड करना है तो उसके बाजू की जगह मिलेगी नहीं। फिर एक साथ में 10,000 स्क्वायर फुट लेके रखूँ क्या, या फिर 15-20 हजार स्क्वायर फुट जगह लूँ? फिर रेंट पे लूँ या परचेस करूँ? ये तो हाँ अच्छा, ये तो डिस्कस किया ही नहीं यहाँ पे, रेंट पे लूँ या परचेस कर लूँ, ईएमआई भरूँ या रेंट भरूँ? एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, करेक्ट? तो यहाँ पे ये ध्यान में रखो, प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जहाँ पे कंस्ट्रेंट पढ़े थे हमने इसके पहले केस में, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंस्ट्रेंट और प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? तो एक ही बात है। तो बच्चों कंस्ट्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मैं हेल्पलेस था, ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट से आ रहे थे कंस्ट्रेंट। प्रॉब्लम जो है इंटरनली है, मुझे चूज करना है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना स्टेट रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है ना कोई, यहाँ पे मुझे चूज करना है। मैं 1 शॉप लूँ, 2 शॉप लूँ, 3 लूँ, 10 लूँ, 5 लूँ, मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, 1000 स्क्वायर फुट जगह लूँ, 5,000 लूँ, 10,000 लूँ, मैं जो चाहूँ वो मिल रही है मुझे, बट फिर मुझे उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लोन ज्यादा लेना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बारे में सोचना, और ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आया ध्यान में? चलो, इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं आपको, 2-3 ये बना लो स्टेजेस, आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये है साइज ऑफ, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन ऑफ प्लांट की प्रॉब्लम है ये, और नीचे हमने देखी साइज ऑफ प्लांट की प्रॉब्लम, करेक्ट? चलो लिखिए फटाफट। चलो लिखो थर्ड वन, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज फिजिकल फैसिलिटीज फिजिकल फैसिलिटीज मतलब क्या हो गया? फिजिकल फैसिलिटीज मतलब एक सीए के ऑफिस में कंप्यूटर्स है, फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज है, किसी ने अगर कुछ मान लो थिएटर वगैरह बना दिया, मूवी थिएटर, तो उसके लिए ये चेयर्स और स्क्रीन है, चेयर, स्क्रीन, टिकट काउंटर, ऐसा। मतलब आपके अभी प्लान तो डिसाइड हो गया भाई, फैक्ट्री कहाँ डालनी है, कितनी साइज की डालनी है, आरसीसी में कंस्ट्रक्शन करोगे या पतरे का ये बनाओगे, स्टील में बनाओगे, आयरन में बनाओगे, क्या करोगे, फाइबर यूज करोगे, क्या करना है, वो सब कुछ अभी आपका बन गया है। आपने केबिन बनाने हैं, वो केबिन वुडन के बनाओगे, एल्यूमिनियम के बनाओगे, वो सब कुछ डिसाइड हो गया। अभी यू हैव टू चूज बिटवीन द फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब जैसे मैंने बोला कि सीए के ऑफिस में कंप्यूटर है, जैसे मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेना है बड़ा, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कैसे बनाऊंगा, 2 केबिन है, मैं कितने कंप्यूटर्स परचेस करूंगा, कितने लैपटॉप्स परचेस करूंगा, मैं कितने प्रिंटर्स परचेस करूंगा, स्कैनर अलग से चाहिए या नहीं, 2 प्रिंटर चाहिए या नहीं। इनिशियल स्टेज पे मैं उतने कंप्यूटर्स ले लूं जितने मुझे आगे लगने वाले हैं, या फिर अभी मैं शुरुआत में 2-3 कंप्यूटर्स लूं, और जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, टीम बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे मैं और एक एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स बाय करूं, करेक्ट? तो ऐसी सारी जो फिजिकल फैसिलिटीज है उसको ऑर्गेनाइज करना है, करेक्ट? फैक्ट्री में ये क्या प्रॉब्लम होगी, फैक्ट्री के अंदर इसके बारे में मुझे सोचना पड़ता होगा कि मैं फैक्ट्री का समझने से पहले ना एक सिंपल वॉशिंग मशीन का एग्जांपल समझो। अगर वॉशिंग मशीन का एग्जांपल समझ आ गया ना आपको,
तो फैक्ट्री वाला बहुत आसानी से ध्यान में आ जाएगा। एक मिनट ये मैं हटाता हूँ। मान लो आप घर पे वॉशिंग मशीन ले रहे हो, एग्जाम्पल लो, घर पे आप वॉशिंग मशीन परचेस कर रहे हो। अब उसके अंदर आपको ना 3 ऑप्शन है, एक है मैनुअल, एक है सेमी ऑटोमेटिक और एक है फुल्ली ऑटोमेटिक। मैनुअल के अंदर क्या है, आपको पानी हाथ से डालना पड़ता है, कपड़े हाथ से डालो, साबुन वगैरह सब कुछ हाथ से डालो, वो पूरा धो के निकलेगा, फिर उसको निकालो, उसको थोड़ा ये करो, क्रश करो और उसको सुखाने के लिए डालो, उसको ड्राई भी खुद को करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आता है ना आपको, एसेट परचेस करने के लिए जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, लेकिन लेबर का खर्चा बढ़ जाएगा। घर पे मौशी लगानी पड़ेगी, मौशी का खर्चा बढ़ जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक अगर लेते हो आप, सेमी ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि आप नॉर्मली कपड़े वगैरह डालते हो, पानी डालते हो उसमें और वो मोड चूज करते हो तो बाकी काम कर लेता हो, धो लेता है, फिर वो उसको उठा के आप ड्रायर में डाल दो तो वो सुखा भी देता है, फिर वहां से आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुखाने को डालना पड़ता है, आधे घंटे के लिए वो सूख जाता है कपड़ा। यहाँ पे आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, करेक्ट, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे लेबर आपका कम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि आप बोल सकते हो मौसी को, घर पे जो काम करने वाली मौसी आपको कि यार आधा ही काम है, आपको पूरा काम तो है नहीं, आपको कपड़े डालने उसमें, धोना है उसको, फिर बाजू के इसमें डालना है, उसको ड्राई करना है, उसको उठा के सुखाने के लिए डालना है, आधे घंटे में हो जाएगा काम आपका। तो आपका जो फिजिकल हार्डवर्क था वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए लेबर की जरूरत कम पड़ेगी। फुल ऑटोमेटिक ले लो, फुल ऑटोमेटिक में आपको क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा रहेगा, मैं 2 एरोज निकालता हूँ यहाँ पे, बट लेबर इतना कम रहेगा, ना के बराबर। नहीं भी रहा एक बार की मौसी नहीं भी रही तो भी काम चल जाएगा, वहां पे करना ही क्या है आपको, वहां पे सिर्फ धोने, वो कपड़े आपको ले जाके वो वॉशिंग मशीन में डालना है, तो वो मशीन खुद डिसाइड कर लेती है कितना पानी लगेगा, वो मशीन खुद डिसाइड कर लेगी कितना वॉशिंग पाउडर लगेगा, वो सब लेके उसको धो देगी। आपको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उठा के डालना भी नहीं पड़ेगा ड्राइंग के लिए, वो मशीन उसी कंटेनर में उसको ड्राई भी कर देगी और पूरा रेडी करके रख देगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एक 15-20 मिनट का जो भी वो टाइम देगी, उसके बाद में आपको अलार्म से आपको नोटिफाई भी करेगी, भैया मेरा काम हो चुका है आ जाओ। आपको जाके क्या करना है, बस वो लगभग सूखे होते हैं कपड़े 90%, उसको उठा के आप टांग दो कहीं पे, आधे घंटे में हो धूप में, अगर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो पूरे सूख जाएंगे। इसमें हो सकता है आपको लेबर की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है ये हम खुद कर लो आप, या फिर लेबर लगा भी लो तो उसको इतना कम पैसा देना पड़ेगा कि उसको बोले यार कुछ काम है ही नहीं तुम्हें तो, करेक्ट। नहाने के बाद में हमने जो कपड़े अलग से ये करके रखे हैं धोने के, वो सब आपको जाके वॉशिंग मशीन में डालने, वॉशिंग मशीन चालू करनी है, 15-20 मिनट के लिए वेट करना है और वो होने के बाद में वो कपड़े बाहर निकाल के सुखाने हैं बस। तो बहुत ही आसान काम हो गया है, करेक्ट। तो लेबर और भी कम हो गया, बस यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री के अंदर भी एक ऑप्शन है कि भाई आपने मशीन्स लगाई ही नहीं, मशीन है ही नहीं आपके पास, तो सारा काम मैन्युअल होता है आपका। या फिर आपने कुछ मशीन्स परचेस कर ली है ना, फ्यू मशीन्स प्लस फ्यू लेबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्यू लेबर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, लेबर ज्यादा लगेगा, मशीन थोड़ी सी है ना, मोर लेबर, करेक्ट। यहाँ पे क्या था, मशीन थी नहीं, पूरा का पूरा मैन्युअल था, फुल मैन्युअल। यहाँ पे लेबर ज्यादा लगेगा लेकिन मैन्युअल से कम लगेगा, तो मशीन्स बढ़ गई, लेबर कम हो गया। आपने और ज्यादा मशीन्स ले ली, मोर मशीन्स, तो मशीन्स और भी ज्यादा बढ़ गई, प्लस यहाँ पे अभी लेसर लेबर लगेगा, करेक्ट, लेसर लेबर लगेगा। उसके बाद में आपने फुल्ली पूरा असेंबली लाइन बना दिया आपने। असेंबली लाइन मतलब ऐसा पूरा मशीनरी कनेक्टेड एकदम, पहले रॉ मटेरियल डाल दो, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो आगे ऑटोमेटिकली दूसरे मशीन में शिफ्ट हो रहा है, वहां से वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जा रहा है, वहीं से वो दूसरे मशीन में जा रहा है, वहां पे उसको कलर पेंट वगैरह हो जा रहा है, वहां से वो दूसरी मशीन में जा रहा है, वहां पे उसको पैकिंग हो जा रही है, आपको डायरेक्टली रेडी प्रोडक्ट ही मिल जा रहा है। कंप्लीट असेंबली लाइन है आपके पास, कंप्लीट असेंबली लाइन, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, आपको एकदम निग्लिजिबल लेबर लगेगा, एकदम निग्लिजिबल लेबर लगेगा ही काहे के लिए, आपको रॉ मटेरियल डालना है सिर्फ एक बार और फिनिश प्रोडक्ट निकालना है। बीच में जो आपको एक मशीन से दूसरी मशीन में ले जाना है, पैकिंग करनी है, वो सबके लिए कुछ लगेगा ही नहीं। अब जहां पे मशीन थी नहीं, इस स्टेज में आपको एकदम स्किल्ड लेबर लगेगा,
स्किल्ड लेबर लगेगा। ये दो केस में आपको थोड़ा सा सेमी स्किल्ड लेबर रहा भी तो चलेगा, क्योंकि आपके पास मशीनरीज है। और यहाँ पे आपका सीधा सीधा अनस्किल्ड लेबर भी रहेगा ना तो भी चलेगा। अरे रॉ मटेरियल डालने के लिए क्या स्किल चाहिए? आपके पास कंप्लीट असेंबली लाइन रेडी, कंप्लीट आपके पास मशीनरीज है। तो इस टाइप से काम होता है। ऑब्वियसली स्किल लेबर एकदम जीरो भी नहीं होगा और इस केस में अनस्किल्ड लेबर जीरो नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो लगने वाला है, बट प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। तो गेटिंग मी, तो ये मशीनरीज कौन से ले, उसका अरेंजमेंट कैसे करें, कहाँ पे वो रखी जाए, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। अपने को लगता है कि बड़ा आसान है, बट पानी का सोचना पड़ता है कि अगर बारिश आ गई तो क्या होगा। अगर मतलब मशीनरीज जो होती है ना वो ज्यादा टाइम तक काम करती है, गर्म होती है, तो आग लगने की भी वहां पे पॉसिबिलिटीज होती है। तो एन नंबर ऑफ चीजों के बारे में आपको सोच के डिसाइड करना पड़ता है कि मैं ये फैसिलिटीज का जो है अरेंजमेंट कैसे करूं। करेक्ट। अब इसके बाद में जो प्रॉब्लम है, एक दो मिनट के लिए लिख लो ये, फिर बोलता हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके बाद का, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। लिख लो इसको, देन वी विल डिस्कस। लिखो फटाफट। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखो, फोर्थ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फिनेंस। अच्छा ये नंबर डालने का रहेगा, एक मिनट। फोर्थ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फिनेंस। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है बॉस यहाँ पे। अभी तक तो आपको सिर्फ हर जगह यही सोचना था कि मुझे ऑब्जेक्टिव कौन से अचीव करने हैं, मुझे साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्लांट क्या रखना है, मुझे फिजिकल ये फिजिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट कैसे करना है। बड़े सारे के सारे प्रॉब्लम आके रुकती है फाइनेंस पे। मान लो आपके पास अगर फाइनेंस अनलिमिटेड है, आप अगर मुकेश अंबानी हो, तो पहले दो तीन जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको ज्यादा टेंशन है ही नहीं उसका तो। करेक्ट। फिर आप तो जितना चाहे बड़ा फैक्ट्री लगा लो, जितनी चाहे बढ़िया मशीनरी ले लो, लेबर भी ले लो, स्किल लेबर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। बट अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, उनको भी इसके बारे में सोचना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमाना है। राइट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा, हाउ मच फंड्स। हाउ मच फंड्स, कितना पैसा चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम आएगा, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब मेरा, मैं ओन कैपिटल लगाऊं, बैंक लोन लूं, प्राइवेटली मेरे दोस्त वगैरह है, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, उनसे मैं लोन ले लूं, प्राइवेट लोन्स, क्या करूं मैं। इवन मैं जब बैंक में जाता हूं तो बैंक लोन में भी मैं कौन से बैंक से लूं, नेशनलाइज बैंक से लूं या प्राइवेट है एक्सिस एचडीएफसी ऐसे 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 बैंकों से लूं, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक है वहां से लूं। तो ये प्रॉब्लम है। फिर अगर मेरा लोन लेना भी डिसाइड हो गया, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बिजनेस लोन लूं, मैं बिजनेस लोन लूं या फिर मैं मॉर्गेज लोन लूं, मैं 10 ईयर 5 ईयर रखूं या 7 ईयर्स, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। राइट। द थर्ड वन इज, मुझे मेरी प्राइस एंड कॉस्ट डिटरमाइन करनी पड़ेगी। करेक्ट। मुझे देखना पड़ेगा मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। मुझे इसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। करेक्ट। इसको मुझे इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स को आसान भाषा में बोला जाएगा इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट, मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देना है भैया, मैं कितना कमा रहा हूं उससे अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे दूंगा तो मुझे फिर पकड़ेगा ही नहीं ना। तो प्रॉफिट एस्टिमेट जब मैं निकालूंगा इसके साथ साथ मैं क्या निकालूंगा, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। तो मान लो ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% और मैं बैंक को लोन दे रहा हूँ 12%, तो ये ठीक है, बीच में 8% का मेरा मुनाफा है। बट अगर मैं 12% बैंक को दे रहा हूँ और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 10% है, तब तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। भले मैं प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट पे हूँ, ग्रॉस में मेरा प्रॉफिट है, प्राइस माइनस कॉस्ट में मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट है, बट ब्याज में इतना ज्यादा दे रहा हूँ कि नेट लॉस में जा रहा हूँ, करेक्ट। तो इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फिनेंस। लिख लो फटाफट। हो गया। सो नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या है ये प्रॉब्लम? सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये भी चीज पता है कि क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? नॉर्मली देखना, जैसे कोई भी कंपनी है बड़ी तो क्या होता है, सबसे टॉप लेवल पे सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये सब लोग होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीएलओ यानी कि चीफ लीगल ऑफिसर, ये सब लोग होते हैं। फिर इसके अंडर सारे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं ये। जैसे मेरा परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मेरा फिनांस, प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, एचआर, ये डिपार्टमेंट के हेड आ गए सारे, करेक्ट। ये सारे डिपार्टमेंट के हेड्स रहेंगे इसके नीचे। फिर डिपार्टमेंट के हेड के नीचे क्या रहेगा, एरिया लेवल मैनेजर्स होंगे। एरिया लेवल मैनेजर्स, जैसे महाराष्ट्र का कोई मैनेजर अलग से होगा, राजस्थान का अलग से होगा, हरियाणा का अलग से होगा, पंजाब का अलग, दिल्ली का अलग, करेक्ट, एरिया लेवल मैनेजर्स। फिर इसके अंडर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक हायरार्की बनते जाएगी कि मेरे एरिया लेवल मैनेजर्स के अंडर फिर रीजनल मैनेजर रहेंगे, रीजनल, फिर प्लांट के लेवल पे मैनेजर रहेगा, करेक्ट। इस टाइप से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना, हर एक बंदे के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना, नहीं तो फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे को नहीं बोल सकते रोज उठ के कि तुझे ये काम करना। आज टाटा, जैसे मैं था टीसीएस में, तो टीसीएस जैसी कंपनी जो है 3.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज, सीईओ सीएफओ रोज जाके नहीं बोल सकता कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी, हर एक को पता रहना चाहिए कि मुझे क्या क्या काम करना है और मुझे हाउ आई विल प्रोसीड अहेड, मुझे किससे ऑर्डर्स लेनी है, किसको ऑर्डर्स देनी है, स्ट्रेटेजीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कौन मुझे बताने वाला है, और मेरी कौन सी टीम है जिनसे मुझे एग्जीक्यूट करवा के लेना है, ये हर एक को पता होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना। सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटिंग टू दिस, डिटरमाइनिंग द डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बराबर आ गया ध्यान में? श्योर। सो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स विथ defining clear and accurate roles and responsibilities। समझा?
लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केटिंग। कितना हो गया अभी तक अपना? 5 तो 6 लिखो छठा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। कहीं पे भी मार्केटिंग ये वर्ड आया ना, हमेशा याद रखना 4P। क्या याद रखोगे आप? 4P। व्हाट डू यू मीन बाय 4P? 4P मतलब एक P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्रमोशन, नहीं एक काम करते प्राइस लिखते, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रोडक्ट पे मैं ये सोचता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा रहे, कौन सा प्रोडक्ट रहे, उसमें क्या फीचर्स है। जैसे मोबाइल्स का एक एग्जांपल ले लो, कितने सारे अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग फीचर्स रहेंगे। वो सैमसंग का फोन आया वो पूरा फोल्डेबल है, कोई फोन है जिसका कैमरा बेटर रहेगा, कोई फोन है जिसकी बैटरी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ता है मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, वो क्या टाइप के फीचर्स देगा। फिर मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी मैं प्राइस क्या रखूं ताकि मैं कंपटीशन को बीट कर सकूं। उसके बाद में मुझे डिसाइड करना पड़ता है प्लेस। प्लेस में दो चीजें आती है। प्लेस में पहले तो ये सोचना है मुझे कि कौन सी जगह में बेचूं, इंडिया में बेचूं, इंडिया के बाहर बेचूं, इंडिया में अगर बेचूंगा तो कौन से स्टेट में बेचूंगा, ये चीजें आ जाएंगी। और दूसरा आ जाएगा मैं फिजिकली बेचूं या ऑनलाइन बेचूं। आपको पता है ना कुछ टाइम तक, मतलब आज भी शायद, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट वन प्लस के जो मोबाइल फोन है वो शायद ऑनलाइन ही बिकते हैं, या अभी अभी उन्होंने चालू किया होगा दुकान पे बेचना, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट 3 साल पहले जब मैंने लिया था तो वन प्लस का फोन ऑनलाइन ही बिकता था। तो ये जो नेटवर्क बनाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब नेटवर्क उन्होंने बनाया ही नहीं, इसको काट डाला डायरेक्टली। बोले इसके अंदर जो प्रॉफिट अपने को बांटना पड़ता है इसको पूरा खत्म कर डाली, सीधा सीधा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ही बेचते थे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनको जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सबको जो प्रॉफिट बांटना है वो खत्म हो गया। उसकी जगह उनको बस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे ही पूरा खर्चा करना है। करेक्ट। तो ये भी हो गया प्लेस के रिलेटिंग प्रॉब्लम। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन, कि मैं इसका प्रमोशन कैसे करूंगा, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये जो होता है वो मैं कैसे करूंगा। तो दिस 4P कहीं पे भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इकोनॉमिक्स में, जिंदगी में कहीं पे भी मार्केटिंग अगर सुनोगे तो बिंदास ये 4P याद रखना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। गेटिंग मी? चलिए लिखो इसको। सिर्फ 2 बचे अपने। आई नो आपको लग रहा होगा वीडियो काफी लंबा हो रहा है सर, बस हो गया, अगला पार्ट बना देते थे यार। हम पॉज करते हैं यहाँ पे, बचा हुआ नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। कुछ नहीं करना है अपने को, पूरा का पूरा वीडियो कवर करेंगे, ज्यादा नहीं बचेगा अभी, और ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट एंड वी विल श्योरली फिनिश दिस वीडियो। उससे भी पहले हो सकता है अगर आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हो गया क्या लिखना? थोड़ा सा फास्ट करो, हो जाएगा जल्दी। आई नो पौन घंटे लगभग हो चुका है ऑलरेडी, 45 मिनट्स के करीब करीब, बट यस वी विल फिनिश इट अप। ओके, चलो लगे रहो, सोना नहीं है। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हो गया लिखना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम 7th। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई भी बिजनेस अगर चालू करना है आपको तो यू हैव टू गो थ्रू नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज। जैसे आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्मेशन, या फिर आप अगर पार्टनरशिप में कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। करेक्ट। फिर आपको आपका शॉप एक्ट बनाना पड़ेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस, आपका उद्यम बनेगा, या इसी को आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोलते हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। फिर आपको लेना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस फूड से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट है, आपकी ग्रोसरी शॉप है, या कुछ कुछ भी फूड से रिलेटेड, तो फूड एंड ड्रग का लाइसेंस भी लेना पड़ता है, एफडीए, फूड एंड ड्रग, मतलब एफडीए यानी कि एक्ट है वो, फूड एंड ड्रग्स एक्ट के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए।
फिर इसके अंदर अगर फैक्ट्री वगैरह डाल रहे हो ना आप, तो फिर तो बहुत लंबा जाते हैं आप, मतलब फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, क्लियरेंस, फायर क्लियरेंस, वाटर क्लियरेंस, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, नंबर ऑफ अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज है इंडिया में। वो सिर्फ बोलने के लिए कि वन सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि एक जगह जाओ और बिजनेस चालू हो जाएगा, वैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आपको। तो ये सब कुछ करने को बोलते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉपरली करना। फिर इसके अंदर इवन आप अगर जगह रेंट पे ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट करना भी तो एक तरीके से लीगल फॉर्मेलिटी है। रेंट एग्रीमेंट में क्या टर्म्स आती है क्या नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली अपना घर जब लेते हैं ना रेंट पे, तो इतना टेंशन नहीं लेते, बट बिजनेस के टाइम पे तो आपको प्रॉपर सब लिखवा के लेना पड़ेगा। कल जाके अगर आ गया, आपने पूरा बिजनेस सेटअप कर दिया, मशीनरी लगवा दी, सब कर दिया, प्रोडक्शन चालू ही करने वाले, और एकदम से लैंड ओनर आके बोलते हैं नहीं नहीं इसको खाली कर दो, तो बोल रहे सर अभी अभी तो सेटअप किया, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोलेगा देख रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 30 दिन की नोटिस देके आपको मैं खाली करवाने बोल सकता हूँ, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच के फिर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती। ओके, एंड द लास्ट वन, एट्थ वन, problems relating to इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपको भैया सबके साथ में रिलेशन जमा के रखना पड़ता है ना। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा आपके वेंडर्स के साथ में जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये होगा आपके कस्टमर्स के साथ में, इवन आपके कॉम्पिटिटर के साथ में भी आपको अच्छे से ही रहना पड़ता है, करेक्ट। गवर्नमेंट के साथ में भी आपको अच्छा रहना पड़ता है, लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन के साथ भी आपको अच्छा रहना पड़ेगा। उन्होंने अगर बोल दिया कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं अभी, फिर क्या करोगे आप, करेक्ट। आपको शेयर होल्डर्स के साथ में ये रहना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के साथ में आपको जमा के रखनी पड़ेगी। बैंक से जिसको आप बोलते हो लेंडर्स, बैंक्स बोलो या लेंडर्स, इनके साथ भी आपको अच्छे से जमा के रखनी पड़ेगी। सो दिस ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, चलो, तो जैसे मैंने आपको अभी कमिट किया था कि बहुत ही जल्दी हमने खत्म कर दिया है, मैं तो आपको 10 मिनट बोले थे, बट वी हैव कंप्लीटेड विद इन 3-4 मिनट्स इटसेल्फ। फटाफट लिख लो, हो गया क्या लिखना? आपकी बुक्स में इसका इतना नहीं जिक्र किया एक्चुअली। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि विद द इमर्जेंस ऑफ द प्रेजेंट डे फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द मैनेजमेंट हैज टू डिवाइस स्पेशल मेजर्स टू विन द cooperation of a large number of workers employed in industry. Means understanding and conflict of interest have assumed enormous dimension that this cannot be easily and promptly dealt with. Industrial relations at present are much more involved and complicated. Various problems which our enterprise faces with regard to industrial relation are the problem of winning workers' cooperation, the problem of enforcing proper discipline among workers, the problem of dealing with organizing labor, and the problem of establishing a state of democracy in the industry by associating workers with the management of industry. तो मेरा बोलने का मतलब ये कि इन्होंने जो पूरा फोकस किया तो ये लेबर और लेबर यूनियन का ही किया है, बट अल्टीमेटली जब क्वेश्चन आएंगे आपको तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कोई भी आ सकता है, ये सारे लोग आएंगे उसमें, कस्टमर, वेंडर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक, सब कुछ आएंगे, सबके साथ ही आपको रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। रीडिंग मी? सो मॉड्यूल में सिर्फ इस पे ज्यादा फोकस किया। ओके, चलो, सो विद दिस आ जाओ कंटेंट के इस पे। आज हमने ये कवर कर दिया है इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स, राइट। इंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स हमने कवर कर दिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम फिर ये चालू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। और खुशी की बात ये है कि थियोरेटिकल पार्ट अभी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो से जो रहेगा वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया इसके पहले, है ना। प्रोडक्शन का मीनिंग है, फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिर उसके बाद में ये अपना एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स, एंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स, उसके कंस्ट्रेंट्स, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हो गया है। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन,
शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, फिर लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्सेस रिटर्न टू स्केल, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत जबरदस्त है। और मैं यकीन के साथ आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने कुछ इग्नोर किया, कुछ पार्ट छोड़ दिया, कुछ पार्ट अगर आपने मिस आउट कर दिया, तो इसको बाद में समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। सो प्लीज रिमेम्बर कि आपको ये वीडियोस अच्छे से देखना है। अभी तक जो थ्योरी का पार्ट था वहां पे अगर आपने स्पीड बढ़ा के देखे होंगे, थोड़ा सा पार्ट स्किप करके आगे आगे फॉरवर्ड किया होगा, तो एक बार का ठीक है, करना तो नहीं चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए, बट वो एक बार का ठीक है। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें आप ये बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले। आप पूरा का पूरा फोकस वीडियो पे करोगे, एक एक सेकेंड आप देखोगे, एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, करेक्ट। इसके अंदर ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वही से जो चालू होने वाले ना, वो बिल्कुल आप लगे तो आप मॉड्यूल पढ़ के देख लो, इतना ज्यादा मुश्किल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वहां से कंप्लीट अटेंशन के साथ में पूरा वीडियो देखो, ओके। अगर एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गई तो फिर बड़ा मजा आएगा, ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो कॉन्सेप्ट इतनी अच्छे से ध्यान में आएगी कि आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, कि यार क्या मजा आ गया सर, क्या पढ़ा दिया आपने, ये मस्त लगेगा, एकदम अंदर से ध्यान में आएगा, एकदम खुशी हो जाएगी, एकदम सेटिस्फेक्शन आएगा। बट वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी मिलने के लिए आपको ध्यान पूरा देना पड़ेगा। गेटिंग मी और नॉट? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी के लिए बाय बाय।